दोस्तों, आज मैं आपके सामने साल 2024 में आई एक बंगाली सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की कहानी काफी यूनिक है, जिसके लिए मैं इसको पूरे 5 स्टार्स दूंगा। बस मुझे इसका डायरेक्शन थोड़ा ढीला लगा, जो और भी बेहतर हो सकता था। हालांकि मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8 और आप इसे ZEE5 पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है दिन के वक्त एक सुनसान जंगल वाले इलाके से। हम देखते हैं कि पुलिस की जीप तेज रफ्तार से चोरों की गाड़ी का पीछा कर रही है और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर ऑफिसर सुमंत घोषाल। अब काफी देर तक पीछा करने के बाद सुमंत किसी तरह अपनी पूरी जान लगाकर चोरों की गाड़ी रोकने में कामयाब हो जाता है। उन्हें मौके पर ही पकड़ लेता है और उनके पास से लूटा हुआ सारा पैसा और सोना बरामद कर लेता है। लेकिन फिर यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। इस पूरे जंगल वाले एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, जिस वजह से कंट्रोल रूम से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो अपने साथ लाए कांस्टेबल से कहता है कि वो तुरंत थाने जाए, बैकअप लेकर आए, नहीं तो यहाँ से जाते वक्त उन पर बाकी गैंग भी हमला कर सकती है। पर तभी कांस्टेबल कहता है कि सर, यहाँ हमें देखने वाला कोई नहीं है। जितना सोना और पैसा मिला है हम दोनों बांट लेते हैं, किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सुनते ही सुमंत का खून खौल उठता है। वो उसकी कॉलर पकड़कर साफ कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, कर्तव्य से गद्दारी नहीं होगी। अब यहीं से साफ पता चलता है कि सुमंत घोषाल एक बेहद ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अब इतने में वायरलेस से कंट्रोल रूम से कनेक्शन हो जाता है और सुमंत तुरंत अपनी टीम को लोकेशन अपडेट कर देता है। इसके बाद कहानी सीधे 25 साल आगे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सुमंत अपनी नौकरी से रिटायर हो चुका है और जिस किताब को लिखने में उसने सालों लगाए थे, आज उसका पब्लिकेशन डे है। साथ ही इस किताब का नाम है बहुरूपी। सुमंत ने 25 साल की सर्विस में अनगिनत केस सुलझाए, तो सबको लगता है कि ये किताब उसकी जीत और मेडल्स की कहानी होगी। लेकिन लॉन्च इवेंट पर जब लोग उससे किताब के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि बहुरूपी मेरी सफलताओं की कहानी नहीं है, ये मेरी असफलताओं की दास्तान है। मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, मेरी गलतियां सब इसमें हैं। यहीं से फिल्म एक बड़े सवाल की ओर मुड़ती है। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसने इतने ईमानदार ऑफिसर को अंदर से तोड़ दिया कि उसने उस पर पूरी की पूरी किताब लिख दी। अब इस सवाल का जवाब दिखाने के लिए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें पश्चिम बंगाल के चहायांचपुर जैसे एक जूट मिल एरिया को दिखाया जाता है। यही की एक फैक्ट्री का शांत सीधा साधा मैनेजर है विक्रम, जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई करके ईमानदारी से नौकरी करने वाला आम आदमी है। इसी दौरान जूट मिल के मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतर आते हैं। जब उनकी बात सुनी नहीं जाती तो उनका यूनियन लीडर बालाई सबके सामने मैनेजर विक्रम की बेइज्जती करते हुए उसके गले में जूतों की माला डाल देता है और मिल का मालिक भी गुस्सा उसी पर निकालता है, जैसे सारी हालत की जिम्मेदारी उसी की हो। लेकिन इतनी बेइज्जती के बावजूद विक्रम चुपचाप सब सहता है, पर फिर भी अपने काम और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। आगे एक रात वो किसी जगह नाटक देखकर देर से घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में अचानक यूनियन लीडर बालाई पर किसी अनजान शख्स द्वारा हमला किया जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। विक्रम इंसानियत के नाते उसे उठाने और संभालने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बालाई की मौत हो चुकी होती है। उसी पल पीछे से कोई विक्रम के सिर पर जोरदार वार करता है और वो भी वहीं सड़क किनारे बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब गाँव वाले और लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें लाश और पास में गिरे हुए विक्रम दोनों एक साथ मिलते हैं। फिर विक्रम के होश में आने पर पुलिस सीधे उसे पकड़कर थाने ले जाती है, क्योंकि सबको यही लगता है कि जो यूनियन लीडर की लाश के पास बेहोश पड़ा मिला था वही कातिल होगा। ऊपर से विक्रम और यूनियन लीडर के बीच में पहले से ही तनाव था। अब हम वापस उसी पुलिस स्टेशन पर आते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। SI सुमंत घोषाल जंगल वाले केस से बरामद पैसा और सोना लेकर थाने पहुँचता है। वहाँ एक स्टाफ उसे कहता है कि वो सोना गिनकर सरकारी गाड़ी में जमा कर दे, लेकिन वही पुराना भ्रष्ट कांस्टेबल फिर से शॉर्टकट की बात करने लगता है। ये वही माहौल होता है जहाँ ज्यादातर पुलिस वाले रिश्वतखोरी में डूबे होते हैं और उनमें अकेला सुमंत है जो अभी भी ईमानदारी की जिद पकड़े हुए है। इसलिए अपने ही स्टाफ के साथ एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है। अब इसी बीच एक ऑफिसर आकर सुमंत से कहता है कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जिसका नाम विक्रम है, जिस पर फैक्ट्री के यूनियन लीडर की हत्या का शक है। बहुत मारा लेकिन ये गुनाह कबूल नहीं कर रहा। इसके बाद सुमंत अपने साथी से कहता है कि वो सोना गिन ले और वो खुद इंटेरोगेशन रूम में जाकर विक्रम से पूछताछ शुरू करता है। अब तक अपने भ्रष्ट साथियों को देख देख कर जो गुस्सा उसके भीतर जमा था वो अब इसी कमरे में निकाल देता है।
वो विक्रम से कहता है कि सीधे सीधे अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन विक्रम बार बार कहता है कि सर, मैंने बालाई को नहीं मारा। पर सुमंत को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो इसे जिद मानकर डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता है। यहाँ तक कि विक्रम की हालत बहुत खराब हो जाती है और ये देखकर थाने के बाकी कर्मचारी भी डर जाते हैं कि मामला हाथ से ना निकल जाए। इसके बाद सीन कट होकर हाई कोर्ट में पहुंचता है। हम देखते हैं कि विक्रम पर केस चल रहा होता है और कोर्ट में उसके परिवार वाले, उसके पिता, भाई और भाभी भी मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ उसके साथ सबसे बड़ा धोखा होता है। फैक्ट्री के मालिक से पैसे लेकर यही परिवार वाले कोर्ट में उसके खिलाफ झूठा बयान दे देते हैं। अपनों को अपने ही खिलाफ गवाही देते देखकर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं उसे पहली बार साफ समझ में आ जाता है कि किसी ने प्लान करके उसे इस केस में फंसाया है। यूनियन लीडर की मौत के सारे सबूत, गवाहियां और हालात अब विक्रम के खिलाफ होते हैं, इसलिए कोर्ट उसे ही दोषी मानकर 5 साल की सजा सुना देता है। उधर दूसरी तरफ सुमंत अपने परिवार के साथ लड़की देखने जाता है। उसे परी नाम की लड़की पसंद आ जाती है और दोनों परिवारों की रजामंदी से सुमंत और परी की शादी हो जाती है। इसके बाद सीन विक्रम पर आता है, जो अब जेल की जिंदगी जी रहा है। हम देखते हैं कि वो कैदियों की लाइन में लगकर अपना खाना लेने आता है, लेकिन जैसे ही बैठकर खाने लगता है, जेल का एक दबंग गुंडा उसके खाने में पानी डाल देता है। ये देखकर विक्रम को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो गुंडा उसे पीट देता है और धमकी देता है कि यहाँ रहना है तो मेरे से डर कर रहना होगा। इस वक्त एंट्री होती है जेल के सबसे बड़े नाम सलीम भाई की। वो आगे बढ़कर उस गुंडे और उसके आदमियों की जमकर धुनाई करता है और सबको साफ चेतावनी देता है कि आज के बाद कोई भी विक्रम को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। उसे झूठे केस में फंसाकर अंदर डाला गया है। ये सुनकर बाकी कैदी भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद विक्रम हैरान होकर सलीम भाई से पूछता है कि उसे ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता। तो सलीम मुस्कुराकर अपना इंट्रो देता है, मेरा नाम सलीम भाई है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हर जगह हैं, असली कहानी मुझे हमेशा पता रहती है। वो विक्रम को बताता है कि उसके यूनियन लीडर को उसने नहीं बल्कि खुद फैक्ट्री के मालिक ने मरवाया था, ताकि मजदूरों के आंदोलन से अपना पीछा छुड़ा सके, और केस में फंसाने के लिए उसने ही पुलिस और विक्रम के परिवार वालों को पैसे खिलाए। उसके भाई भाभी ने इसलिए झूठी गवाही दी, क्योंकि अगर विक्रम जेल चला जाएगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा और सारी जायदाद उनके नाम हो जाएगी। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी रिश्वत लेकर पूरे केस को मजाक बना दिया। अब ये सब सुनकर विक्रम अंदर तक हिल जाता है, लेकिन अब वो मजबूरी में ही सही जेल की जिंदगी काटने लगता है और कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। दूसरी तरफ सुमंत के करियर में नया मोड़ आता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब उसकी पोस्टिंग चंद्रपुर पुलिस स्टेशन में होगी, जहां जेब कटी और चोरी की वारदातें काफी बड़ी हुई हैं। लेकिन उसे कंट्रोल करना ही उसका पहला बड़ा काम होगा। अब सुमंत जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है और घर आकर ये खुशखबरी अपनी पत्नी परी को सुनाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर नए पोस्टिंग की तैयारी करने लगते हैं। उधर जेल में विक्रम अब सलीम भाई के साथ ही रहने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि सलीम कोई मामूली कैदी नहीं, बल्कि एक नामी बैंक लुटेरा है, जिसने सालों से पुलिस की नाक में दम करके रखा है और जेल में बैठकर ही अपने गैंग के जरिए बाहर का पूरा धंधा कंट्रोल करता है। बड़े बड़े लोगों से डील, कई जगहों की इम्पोर्टेंट जानकारी सब उसके पास होती है। अब ये सब जानने के बाद विक्रम के मन में एक नया ख्याल आता है, अगर उसे सिस्टम से बदला लेना है तो उसे भी सिस्टम की भाषा सीखनी होगी। वो सलीम से दोस्ती गहरी करता है और सलीम भी उसे अपना खास आदमी बनाकर चोरी और बैंक डकैती के पूरे बिजनेस के नुस्खे सिखाने लगता है। चालाकी से कैसे घुसना है, कितने मिनट में बैंक खाली करना है और बिना सबूत छोड़े आखिर कैसे निकलना है। विक्रम ये सब बहुत ही ध्यान से सीखता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि जेल से छूटने के बाद वो इसी तरह के केसेस में झोंक झोंक कर इंस्पेक्टर सुमंत को सबक सिखाएगा, जिसने उसकी बात सुने बिना ही उसे 5 साल की सजा दिलवा दी। इस तरह से अब देखते ही देखते 5 साल पूरे हो जाते हैं। अब जेल से बाहर निकलने से पहले वो सलीम भाई से मिलता है, तो सलीम उसे सज्जरपुर जाने की सलाह देता है, जहां उसके जैसे कई छोटे बड़े चोरों की टोली है, जिनके साथ मिलकर वो काम कर सकता है। इसके बाद विक्रम सलीम से विदा लेकर रात की बस से सज्जरपुर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ रास्ते में जंगल वाले एरिया से गुजरते समय कुछ नकाबपोश चोर बस को रोक लेते हैं और यात्रियों से पैसे जेवर लूटने लगते हैं। इस गैंग में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी। अब इसी तरह इनसे बचते बचाते विक्रम आगे बढ़ता है और आखिरकार सज्जरपुर पहुंच जाता है। यहाँ एक जगह पर लोकल लोग नाच गाना कर रहे होते हैं। स्टेज पर डांस करती एक लड़की को देखकर विक्रम चौंक जाता है, क्योंकि उसकी आंखें उसे उसी बस वाली लड़की की याद दिलाती हैं,
जो चोरी के वक्त नकाब में थी, और अब हमें पता चलता है कि उसका नाम झिलमिल है। अगले सीन में विक्रम सलीम भाई के रेफरेंस से एक वकील के पास जाता है। फिर वो उस वकील की मदद से अपना नाम, आईडी सब कुछ बदलवाता है, यानी पूरी तरह से नई पहचान बनाकर सिस्टम की नजर से गायब हो जाता है। इसके बाद वो सज्जरपुर के मुखिया और उसके भरोसेमंद लोगों से मिलता है, उन्हें अपना पूरा किस्सा सुनाता है। फैक्ट्री, झूठा केस, जेल, सलीम से मुलाकात, और फिर साफ कहता है कि अब उसे इंस्पेक्टर सुमंत को सबक सिखाना है और उसके लिए उसे उनकी मदद चाहिए। ये सुनकर मुखिया सवाल करता है, हम तुम्हारी मदद क्यों करें, इसमें हमारा क्या फायदा? तो विक्रम सीधी डील रखता है, मैं बैंक लूटने वाला हूँ और जो भी पैसा हम निकालेंगे वो सब आपस में बांट लेंगे। अब ये सुनकर मुखिया का रवैया बदल जाता है। वो कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद विक्रम कहता है कि उसे दो चीजें चाहिए, एक ऐसा बंदा जो 2 व्हीलर बाइक चोरी में माहिर हो, और एक बहुत ही चालाक लड़की जो लोगों को बेवकूफ बना सके। इन दोनों के साथ वो इतना नॉर्मल लगेगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। ये सुनकर मुखिया अपने ग्रुप के सत्य नाम का एक लड़का, उसका साथी, और वही झिलमिल जो बस में डकैती के वक्त थी, इन तीनों को विक्रम की टीम में दे देता है और चोरी के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए शुरुआती खर्च के पैसे भी मुहैया करवा देता है। इस तरह से अब ये लोग अपने अड्डे पर बैठकर बैंक डकैती की डिटेल प्लानिंग शुरू करते हैं। इधर विक्रम सबको अलग अलग रोल सौंपता है, कौन रैकी करेगा, कौन बाइक संभालेगा, कौन बैंक के अंदर टाइमिंग और काउंटर पर नजर रखेगा। अब इसी बीच सत्य और उसका एक साथी चंदनपुर जाकर बैंक और उसके आसपास का पूरा एरिया जांचते हैं कि कितनी दुकानें हैं, कितनी भीड़ रहती है, पुलिस की पेट्रोलिंग कब कब होती है। इधर चंदनपुर में सुमंत अपने नए थाने में चोरी और स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों में इतना उलझा रहता है कि घर परिवार को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। अकेलेपन और लगातार तनाव की वजह से उसकी पत्नी परी मानसिक रूप से अस्थिर होने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर उसे बाइपोलर जैसी कंडीशन बताते हैं और दवाइयों के साथ अच्छे से ख्याल रखने की हिदायत देते हैं। उधर विक्रम बदला लेने की लिस्ट में अगले नाम पर जाता है, अपने पुराने फैक्ट्री मालिक के पास, जिसे वो मारने पहुंचा होता है। लेकिन वहां मालिक उसे एक और शॉकिंग सच्चाई बताता है, असल में उसने नहीं, उसके अपने परिवार ने ही पैसे और लालच की वजह से उसे फंसाया था ताकि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। मालिक ने उसी मौके का फायदा उठाया, लेकिन सीधा केस उसी ने फाइल नहीं करवाया था। ये सुनकर विक्रम अपना एंगल बदल देता है और खुद फैक्ट्री मालिक को भी अपने चोरी वाले प्लान में शामिल कर लेता है, क्योंकि उसे अंदरूनी जानकारी और पैसों वाला सफेद पॉश पार्टनर भी चाहिए था। अब सबसे पहले सत्य और उसका साथी हवलदार की नकली यूनिफॉर्म पहनकर सड़क पर निकलते हैं। यहाँ एक सुनसान जगह पर उन्हें एक कपल बाइक पर जाता हुआ दिखता है, तो ये दोनों नकली पुलिस बनकर उन्हें रोकते हैं, धमकाते हैं और उनकी बाइक छीन कर ले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उस बाइक की नंबर प्लेट भी बदल देते हैं ताकि बाद में पहचान ना हो सके। फिर ये दोनों गांव से भागने की संभावित रास्तों की रेकी करते हैं, रेलवे लाइन से कैसे निकल सकते हैं, नदी के रास्ते नाव से कैसे जा सकते हैं, हर रूट का बैकअप प्लान बना लेते हैं। उधर फैक्ट्री मालिक गुडो चंदनपुर के बैंक के अंदर जाकर कस्टमर बनकर बैठता है और नोटिस करता है कि सायरन कहाँ लगा है, आम दिनों में कितनी भीड़ रहती है, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कैशियर और मैनेजर कहाँ बैठते हैं, सारी डिटेल्स वो टीम तक पहुंचा देता है। इसके बाद पूरी टीम अपनी पहचान और भेष बदलकर चंदनपुर के एक किराए के घर में रहने लगती है। वो वहाँ एक ऐसा घर चुनते हैं जिसका बिजनेस हाल ही में बंद हुआ हो और जो पैसों के लिए परेशान हो। इस तरह से अब वो उन्हें थोड़ी आर्थिक मदद देकर वही घर किराए पर ले लेते हैं ताकि लोकल लोगों को उन पर शक ना हो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर सुमंत अपनी पत्नी परी के साथ उसी बैंक में कुछ काम से आया होता है। अब काम निपटाकर जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसी समय बैंक के बाहर विक्रम और उसकी टीम भी मौजूद होती है। लेकिन नए नाम, नए कपड़े और बदले हुए हुलिये के कारण सुमंत सामने से गुजरते हुए भी विक्रम को पहचान नहीं पाता। फिर विक्रम अपनी टीम के साथ बैंक के अंदर जाकर एक एक चीज को फिर से चेक करता है। एंट्री, एग्जिट, सीसीटीवी, काउंटर, सबकी आखिरी बार रेकी कर लेता है। उसके बाद अपने अड्डे पर वो बैंक जैसा सेटअप बनाकर टाइमिंग के साथ रिहर्सल करता है कि कितने मिनट में पैसा निकालना है और कैसे निकल भागना है। और फिर आता है चोरी का दिन। विक्रम की टीम चुपके से बैंक में पहुंचती है और जैसे ही मौका मिलता है वो सिक्योरिटी गार्ड, बैंक स्टाफ और मैनेजर सभी को अपने अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। साथ ही वो सबके मोबाइल अलग कर देते हैं और लॉकर से कैश निकालना शुरू कर देते हैं। एक टाइम बॉम्ब जैसा डिवाइस लगा देते हैं ताकि अंदर के लोग डरकर बाहर निकलने की हिम्मत ना करें और पुलिस भी दूर से ही रुक जाए। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बॉम्ब नकली था, सिर्फ डराने और टाइम गेन करने के लिए लगाया गया था। फिर बैंक से निकलने के बाद ये लोग गांव के दूसरे हिस्से में जाकर
अपने चेहरों पर रंग, मास्क और अलग अलग मेकअप लगा लेते हैं और बहुरूपी बन जाते हैं, पुराने जमाने के घुमंतू कलाकारों की तरह जो गांव-गांव नाच गाना और खेल दिखाते थे। फिर जब बैंक डकैती की खबर थाने पहुंचती है तो इंस्पेक्टर सुमंत फोर्स लेकर निकलता है। रास्ते में उसकी गाड़ी इन्हीं बहुरूपियों के ग्रुप से गुजरती है, लेकिन वो अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि जिन चोरों को वो ढूंढ रहा है वो तो रंग रूप बदलकर उसके सामने ही खड़े हैं। अब थोड़ी देर बाद ये चोर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहां जाकर अपना मेकअप, नकली वर्दियां और चोरी वाले कपड़े सब जला देते हैं और साफ सुथरे होकर पैसा लेकर वापस सज्जरपुर लौट जाते हैं। फिर मुखिया के अड्डे पर पहुंचकर पहले से तय डील के हिसाब से वो सारा लूटा हुआ पैसा आपस में बांट लेते हैं और इतनी बड़ी रकम को देखकर पूरी गैंग बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ चंदनपुर थाने में तूफान मच जाता है। वहां सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर सुमंत को डांटता है कि उसके रहते इतने बड़े बैंक में डकैती कैसे हो सकती है और वो अभी तक चोरों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। ऊपर से रिपोर्ट जा चुकी है, मीडिया और विभाग दोनों का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश में सुमंत दिन रात इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है। कई दिन तक तो वो घर भी नहीं जा पाता। इससे उसकी पत्नी परी के मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं उसका किसी और औरत के साथ चक्कर तो नहीं, लेकिन असल में वो केस में डूबा हुआ है। खैर, अब वो सुमंत से समय मांगती है, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि उसे चोर भी पकड़ने हैं। अब मानसिक रूप से पहले से कमजोर परी अब उसे और ज्यादा मेंटली टॉर्चर करने लगती है। रोना, सवाल, ताने। और अब यही समय होता है जब सुमंत को दूसरा झटका लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चंदनपुर के पास के एक और गांव के बैंक में बिल्कुल इसी पैटर्न से चोरी हो जाती है। पहले सायरन बंद, स्टाफ को गन पॉइंट पर रखना, कैश साफ करना और गेट पर नकली बॉम्ब लगाकर निकल जाना। सुमंत जब वहां पहुंचता है तो मैनेजर वही कहानी सुनाता है। सुमंत पैटर्न देखकर समझ जाता है कि ये काम भी उन्हीं लोगों का है जो पहले डकैती में शामिल थे। फिर वो बैंक के आसपास की दुकानों में जाकर पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी ठोस सुराग हाथ में नहीं आता क्योंकि चोर हर बार भेष बदल कर आते हैं। उधर विक्रम और उसकी टीम आसपास के गांव के बैंक को भी टारगेट करते हैं। हर बार लगभग वही पैटर्न फॉलो करते हुए बस अपना रूप और अंदाज बदलते रहते हैं ताकि किसी एक फोटो या स्केच से उनकी पहचान ना हो सके। अब ये सब देखकर सुमंत पूरी तरह से टूटने लगता है। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना साफ सीसीटीवी, ना कॉमन फेस। उसके ऊपर सीनियर का प्रेशर बढ़ता जाता है और घर पर परी की मानसिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार उसे पत्नी को मेंटल असाइलम में भर्ती करवाना पड़ता है और ये बात सुमंत को अंदर से चूर चूर कर देती है। इधर विक्रम और झिलमिल साथ साथ काम करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। इसी बीच एक दिन विक्रम झिलमिल को अपने गांव लेकर जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसके पिताजी की हाल ही में मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसके भाई भाभी उसे घर के अंदर आने नहीं देते और धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, जैसे वो कोई पराया हो। आगे कुछ समय के बाद सुमंत को और ज्यादा तकलीफ देने के लिए विक्रम प्लान को और खतरनाक बना देता है। अब वो असली बॉम्ब बनाना शुरू करता है ताकि अगली वारदातें सिर्फ थ्रेट ना रहें, सच में खौफ पैदा करें। लेकिन अब एक ट्रायल के दौरान बॉम्ब फटने से उसकी उंगलियां जल जाती हैं, जिन्हें उन्हें कटवाना पड़ता है। अब झिलमिल उसके घावों की देखभाल करती है और इमोशनली उसे संभालती है, लेकिन फिर भी विक्रम अपनी रफ्तार कम नहीं करता और दूसरे गांव में भी डकैती का सिलसिला जारी रखता है। उधर इंस्पेक्टर सुमंत इस केस से जुड़े जितने भी गवाह, बैंक स्टाफ और चश्मदीद हैं, उन्हें थाने बुलाकर चोरों के चेहरे याद करने को कहता है और स्केच आर्टिस्ट से उनकी ड्राइंग बनवाता है। लेकिन चूंकि हर डकैती में चोर अलग अलग गेटअप और भेष में थे, इसलिए हर स्केच में अलग अलग शक्लें निकलती हैं। कोई एक कॉमन चेहरा पकड़ में नहीं आता। लेकिन फिर भी सुमंत हार नहीं मानता और अपनी टीम से कहता है कि इन स्केचेस के आधार पर अलग अलग गांव में जाकर इन लोगों को ढूंढने की कोशिश करो। उधर एक दिन विक्रम की भाभी उसे ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने तक पहुंच जाती है। वो रोते हुए बताती है कि उसका पति यानी विक्रम का भाई मर चुका है। ऊपर से घर गिरवी रख दिया था और पैसे समय से ना भर पाने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया, यानी अब उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। अब विक्रम जानता है कि यही लोग कभी फैक्ट्री मालिक के साथ मिलकर उसके खिलाफ झूठा बयान देकर उसे झूठे केस में फंसाने वालों में शामिल थे। लेकिन फिर भी वो पुराने गम को एक तरफ रखकर भाभी को माफ कर देता है और उन्हें पैसे दे देता है। हालांकि वो बस इतना कहता है कि हमारे बारे में किसी को कुछ मत कहना और यहाँ दोबारा मत आना। अब दूसरी तरफ चंदनपुर थाने में बैठा इंस्पेक्टर सुमंत आसपास के गांव में हुई सभी बैंक डकैतियों के टाइम, लोकेशन और पैटर्न को देखकर एक कॉमन पैटर्न पहचान लेता है। इन गणनाओं की मदद से वो अंदाजा लगाता है कि अगला टारगेट किस इलाके के किस बैंक पर हो सकता है और फिर वो अपना जाल उसी के हिसाब से बिछाता है।
उधर विक्रम और उसकी टीम इस बार मुसलमानों का भेष बनाकर ब्रह्मापुर नाम के गांव में रहने जाते हैं ताकि कोई उनसे उनकी पुरानी पहचान ना जोड़े। उसी समय सुमंत भी अपनी टीम के साथ उसी गांव में पहुंचकर उस संभावित बैंक के आसपास अपने लोगों को सादी वर्दी में तैनात कर देता है। उधर विक्रम और गैंग भी चोरी की पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बैंक के पास पहुंचता है उसे आसपास कुछ चेहरों और दुकानों की एक्टिविटी देखकर शक हो जाता है कि माहौल नॉर्मल नहीं लग रहा। इसलिए वो तुरंत प्लान कैंसिल कर देता है और अपने लोगों को अलग अलग रास्तों से भागने के लिए कहता है। अब गैंग जैसे ही बिखर कर भागती है तो सुमंत और उसकी टीम भी पीछे लग जाती है। फिर कई चोर तो भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सुमंत किसी तरह गैंग के एक सदस्य को पकड़ लेता है, जबकि बाकी लोग जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। अब थाने लाकर सुमंत उस पकड़े गए चोर की जोरदार पिटाई करता है और बाकी साथियों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन मार खाने के बावजूद भी वो मुंह नहीं खोलता। इस तरह से अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन खुद विक्रम का फोन सीधे सुमंत के पास आता है। वो उसे चैलेंज करते हुए कहता है, अब हम बैंक में नहीं, ऐसी जगह चोरी करेंगे जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसलिए अगर दम है तो रोक कर दिखाओ। अब इसी बीच हमें पता चलता है कि आसपास के एक बड़े मंदिर में बहुत सारा सोना चढ़ावा के रूप में जमा होता है और यही बात विक्रम को भी पता होती है, इसलिए वो अगला निशाना उसी मंदिर को बनाता है। लेकिन सुमंत भी अब सोच समझकर आगे बढ़ रहा होता है। पैटर्न और फोन कॉल को ध्यान में रखकर वो अनुमान लगा लेता है कि अगली चोरी शायद बैंक नहीं बल्कि यही मंदिर होगा। वो अपने चुनिंदा लोगों को भेष बदलकर मंदिर में पहले से ही तैनात कर देता है और खुद भी एक पुजारी का रूप धरकर उसी मंदिर में पहुंच जाता है। उस दिन मंदिर में बड़ा फेस्टिवल चल रहा होता है। ढोल, गाना, नाच, भीड़, माहौल पूरा मेले जैसा होता है। इस भीड़ में घुल मिलकर विक्रम और उसकी टीम भी अपना भेष बदलकर अंदर आते हैं। विक्रम ने साड़ी पहनकर पूरी तरह से औरत का रूप ले लिया था ताकि कोई उसके गेटअप पर शक ना करे, लेकिन अब तक कई केसेस देख चुके सुमंत और उसकी टीम की नजर उसके हाव भाव पर टिक जाती है। उन्हें उन श्रद्धालुओं में कुछ अजीब लगता है और वो धीरे धीरे उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद मौका देखकर पुलिस विक्रम को पकड़ लेती है और आखिरकार हाथापाई और भगदड़ में उसके बाकी साथी नदी के रास्ते से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस विक्रम के अड्डे पर छापा मारती है और वहां छुपाया गया सोना और नकदी बरामद कर लेती है। फिर कुछ दिन के बाद विक्रम को कोर्ट में पेश किया जाता है, जबकि सुमंत बरामद किया गया सोना और पैसा सरकारी खजाने में जमा करा देता है। अब कोर्ट में जब जज पेश किए गए सोने और पैसों की गिनती की रिपोर्ट देखता है, तभी विक्रम बीच में बोल पड़ता है कि मेरे पास तो 200 तोला सोना था, आप लोग तो कम दिखा रहे हैं, बाकी आधा सोना कहाँ गया। अब ये बात सुनकर जज सीधे इंस्पेक्टर सुमंत से सवाल करता है कि बरामदगी और जमा में अंतर क्यों है। तो इसका सुमंत के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे सचमुच में नहीं मालूम कि रेड के समय उसकी ही टीम के कुछ करप्ट स्टाफ ने आधा सोना दबा लिया था और उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन कानून में जिम्मेदारी उसी पर आती है जो केस हैंडल कर रहा होता है, इसीलिए जज बरामद सोने के गायब हिस्से की जिम्मेदारी सीधे सुमंत के सिर पर डालता है और उसे भी गबन के आरोप में 5 साल की सजा सुना देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल के अंदर कैदियों की लाइन के बीच से विक्रम देखता है कि अब इंस्पेक्टर सुमन भी उसी जेल के गेट के अंदर लाया जा रहा है जहां कभी उसने विक्रम को भेजा था। ये देखकर विक्रम भीतर से बेहद खुश होता है, क्योंकि उसकी नजर में ये उसी का न्याय वाला बदला है जिसने उसे बिना सुने सजा दिलवाई थी। आज वो खुद सिस्टम की मार खा रहा है और यहीं से ये कहानी प्रेजेंट डे में लौट आती है। जैसा कि शुरुआत में दिखा था, अब सुमंत रिटायर हो चुका है, अपनी सजा भी पूरी कर चुका है और अपनी सारी गलती, गुस्सा और पछतावा बहुरूपी किताब के रूप में लिखकर पब्लिश कर चुका है। और यहाँ किताब के लॉन्च इवेंट में हम देखते हैं कि विक्रम, झिलमिल और उनका बेटा भी वहीं मौजूद होते हैं। यानी विक्रम भी अपनी सजा काटकर अब बाहर एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। फिर विक्रम यहाँ सुमंत के पास आता है और उससे उसकी लिखी किताब की एक कॉपी मांगता है, जिस पर सुमंत बिना किसी कड़वाहट के मुस्कुराकर किताब पर साइन करता है और उसे पकड़ा देता है, जैसे दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया हो। और इसी के साथ बहुरूपी मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।